मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आपके सवाल है कि सर जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए आपने अभी तक अनाउंस नहीं किया, तो मेरे बच्चे आज ही 3 बजे आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। हाँ जी। और जी, किशनगंज बिहार से आपको प्रणाम मेरे भाई, मेरा भी प्रणाम। ओल्ड स्टूडेंट के लिए मैंने कह ही दिया है कि मैं ये काम कर दूंगा। 3 बजे के आसपास मैं आके आप सबसे आज बात कर लूंगा। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो जो क्लास के थ्रू हम समझ लेते हैं। सर जी, जय माता दी, जय माता दी मेरे बच्चे। राजस्थान अलवर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई आप सभी को। और आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक आपने बोला था कि एक बैच नहीं मिलेगा, एक बैच मिलेगा। हाँ, मैंने कहा तो सही मेरे भाई कि मैं आज 3 बजे आऊँगा और उन सारी चीज़ों को आपके लिए क्लियर करूँगा कि आपको जो ओल्ड स्टूडेंट हैं हम उनको क्या दे रहे हैं। दूसरी जो इधर उधर की चीज़ें हैं तो मैं 11 बजे यूट्यूब पे लाइव रहूँगा ही। तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ मैं उन चीज़ों के जवाब मुझे देने भी हैं, तो वहीं हम बात कर लेंगे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, है ना? आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और जो बच्चे जिनको अरिथमेटिक का कह रहे हैं उस अरिथमेटिक पे भी आपसे बात करेंगे। अब कुछ बातों पे और चर्चा कर लेते हैं। एपी में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में फिर मैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, और हमारे सिलेबस में एचपी है नहीं, एचपी से आज तक कोई सवाल आया नहीं है और उम्मीद है आएगा भी नहीं, क्योंकि जो हमारा सिलेबस लिखा रहता है उसमें एचपी है ही नहीं, लिखी ही नहीं हुई है। तो इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एचपी आपको पढ़ा दूंगा ताकि जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों तक भी वो चीज काम में आ जाए। आज ही। हाँ भाई, जम्मू कश्मीर घूम आए, तुमको बहुत पता है भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि T10 प्लस T15, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर T10 का मतलब है ना A+9D। सर ये तो स्पष्ट है कि Tn की वैल्यू होती है A+n-1 × D। आपने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। और T15 की वैल्यू है सर A+14D। ये बात भी जेन्युइन है सर। ए और A 2A हुआ सर, और 9 और 14 23 हुआ, 23 हुआ। है ना? और मेरे बच्चों, आपने यहां अगर इनका जोड़ देखा होगा तो 15 और 10 का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 25। 15 और 10 का जोड़ मेरे बच्चे कितना है? 25। हाँ, है ना? एक भाई ने कहा सर हम आपका सपोर्ट करते हैं। भाई, ऐसा मैंने कोई काम किया ही नहीं कि मुझे किसी चीज में किसी की सपोर्ट लेने की जरूरत पड़े, है ना? तो पेशेंस रखो, 11 बजे यूट्यूब पे लाइव आएंगे तब सबका जवाब दे दिया जाएगा। आज अब पढ़ लेते हैं। अब मेरे बच्चों, अगर यहां मैं बात करूं तो A+7D, फिर भी आप सपोर्ट दे रहे हैं, धन्यवाद। ये A+16D, ए और ए जोड़ेंगे तो 2A, 7 और 16 23 डी। मेरे बच्चों, अब आप गौर करोगे कि सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कुल मिला के बराबर आ गई। मैं कहा जी हाँ, बराबर तो आ गई सर, लेकिन सीन आउट ये है सर, यहाँ 8 और 17 का जोड़ कितना है? 25। 8 और 17 का जोड़ सर कितना है? 25। 8 और 17 का जोड़ है 25। 8 और 17 का जोड़ है 25, तो 2A+23D। 10 और 15 का जोड़ भी है 25, 2A+23D। इसका मतलब ये हो गया सर कि मेन कहानी ये है कि इसका और इसका जोड़, इन दोनों चीजों का जोड़, और इसका और इसका जोड़, इन दोनों चीजों का जोड़ अगर आपस में बराबर आ रहा है, 15 10 25 17 8 25, अगर ये जोड़ बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कहानी साफ सुथरी है कि इन दोनों की वैल्यूज भी आपस में बराबर आएंगे। हाँ, है ना? फिर से समझाता हूं कि अगर इनका जोड़ बराबर आ रहा है, 10 और 15 25 बराबर आ रहा है, तो इसका जमा इसका जोड़ भी बराबर होगा। 8 और 17 25 का जोड़, मतलब 8 और 17 25 है, तो इन दोनों टर्म का जोड़ भी मेरे बच्चे बराबर होगा। क्या आप मेरी बात समझते हैं? अरे हाँ, है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? पक्का बात आ रही है समझ में? बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके ऊपर सवाल बनते हैं और आपसे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा सवाल एक बार एसएससी ने पूछ लिया, बताइए आंसर क्या होगा? तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सर 28 और 32 का जोड़ कितना हो रहा है। तो सर 28 और 32 होता है 60। तो जिन दो टर्म का जोड़ 60 होगा उसे पकड़ लेते हैं। 40 और 20 60,
तो ये जोड़ा है मेरे बच्चे 60। 10 और 6 नहीं बनेगी सर बात। 72 और 38, तो सर ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। 7 3 10 है ना, और 8 2 10, 11, ये ज्यादा चला जाएगा सर। ये तो मतलब ही नहीं बनेगा, माइनस है। आप कहें माइनस में क्यों नहीं मतलब, क्योंकि 72 में 12 घटाओगे तो 60 आएगा। माइनस में इसलिए मतलब नहीं है कि जब आप इसी कहानी को इस पे आ जाए और मैं यहां लिखूं कि T30 माइनस T5, तो आप ये कह देंगे मुझे कि सर देखो जोड़ तो बराबर आ रहा है, 30 में 5 गया 25 आया भाई, बीच में माइनस का भी तो साइन है। लेकिन जब आप इसको देखोगे ना तो T30 हो जाएगा A+20 और T5 हो जाएगा A+40, तो -A -40, तो 29 में से 4 गया 25T। जबकि ऐसा तो कहीं है नहीं सवाल में उत्तर। यहाँ तो 2A+23D है, यहाँ 2A+23D है। तो हम इस बात को क्या कहना हमारा ठीक होगा कि ये बराबर है? तो आपका जवाब होना चाहिए ना सर ये बराबर नहीं। एक चीज और, कि माइनस वाले को प्लस वाले के साथ रिलेट नहीं कराना है आपने, पहली चीज। दूसरा, हमें इनका जोड़ चेक कर लेना है कि 28 और 32 का जोड़ 60 है, वो चीजें हमारी चेक होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर मैं आपको कहूं कि T28 जमा T32, इसका जोड़ निकाल के बताइए, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा A+27 और ये हो जाएगा A+31, तो ये हो जाएगा सर A+58D। A+58D, माफ करना, 2A+58D, 2A+58D। क्या सहमत हैं आप इस बात से? आपने कहा जी हाँ हम बिल्कुल सहमत है। बहुत सुंदर था, बात समझ में आ गई। 32 और 28 60, तो 2 घटाया 58 आ गया। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि भाई T1 प्लस T59, क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्या ये दोनों बराबर होंगे मेरे बच्चे? जल्दी से बताइए। आपने कहा जी चेक करते हैं। T1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, T1 का मतलब हुआ मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब मेरे बच्चे A, और 59 का मतलब हुआ सर A+58D। तो सर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2A+58D। हाँ सर, बात तो यहां पे भी प्रूफ हो गई सर, बराबर आ रहा है सर। अब अगर मैं इसको T60 लिख दूं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो 28 32 60 है, 1 59 60 है, तो अगर मेरे बच्चे मैं इसे T60 लिख दूं तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? अगर मेरे बच्चों में इसे T60 लिख दूं तो क्या पसंद करेंगे आप? कहना तो आप कहेंगे सर लफड़ा यहां फंसेगा ये कि T60 का मतलब होगा A+59D, A+59D, और सर वो बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, वो सर बराबर नहीं। अब जरा पढ़िए इस बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरी मन की इच्छा इस सवाल में क्या है, और क्या आप उस पॉइंट को समझ गए? क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। अधूरा ज्ञान, अधूरा सच हमेशा खतरनाक होता है। हाँ है ना? अरे अंकित भाई, ओल्ड स्टूडेंट अनाउंसमेंट आज 3 बजे कर रहे हैं, क्या क्यों परेशान हो रहे हो? क्या मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? पक्का? ठीक है जी। तो क्या आप पेपर में ये गलती तो नहीं करेंगे कि यहाँ 28 जमा 32 है और एक ऑप्शन में 40 जमा 20 कर दे और एक ऑप्शन मान लो यहाँ काट के T60 लिख दो? तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि बी ऑप्शन को सही करके आएंगे? ये कह रहा है समझ नहीं आया। समझ क्या नहीं आया वो तो बता। कह रहा दोनों का योग सेम होगा। भाई एक बात समझो, आप क्यों उस चीज को करके नहीं देखना चाह रहे? मैं अगर आपको कह रहा हूं कि T5 जमा T7, T10 जमा T2 और T12, अब मुझे बताइए क्या ये चीजें सही है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब 5 7 12, तो जब सोल्व करेंगे तो सर 2A+10D आएगा। सर यहां पे भी 10 2 12, तो 2A+10D आएगा। लेकिन सर ये आएगा A+11D, तो ये बराबर कैसे हुआ सर? ये बराबर कैसे हुआ? अब तुम ये जिद लगा रहे हो कि जोड़ तो बराबर आ रहे, जोड़ बराबर आ गया तो ये क्या मतलब हुआ? ऐसे थोड़ी होगा। मान लीजिए कोई सीरीज है, समझ गए मेरी बात को? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको कि किसी सीरीज की जो
या कोई सीरीज बना लेते हैं, मान लो 5 है, या समझ गए ना बात को, बस फिर परेशान मत हो। आइए अब आगे। अब मेरे बच्चों हम आगे आते हैं जीपी पे। जीपी एपी में कोई रिलेशन नहीं है। जीपी ना सॉरी एपी और एचपी में बेहतरीन रिलेशन है, और हमें उस रिलेशन को समझना था। मैंने जब स्टार्ट किया तभी मैंने एपी और एचपी में रिलेशन बताया था। एचपी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो घबराइए मत। आइए आप, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों यहां 5 लिखा मैंने, यहां 10 लिखा, यहां 20 लिखा, यहां 40 लिखा, यहां 80 लिखा, यहां 160 लिखा, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आगे चीजें लिखते चलाइए। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां तो डिफरेंस 5 का है, लेकिन यहां डिफरेंस 5 का नहीं है। अगर 5 का नहीं है तो ये तय हुआ कि ये एपी तो नहीं है सर। और अगर एपी नहीं है तो फिर क्या है, तो उसको जांचने के लिए ये देखना होगा कि कॉमन रेशियो निकालो। आपको सिखाया था मैंने पहली क्लास में इसके सारी चीजें, और मैं बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, एक एक चीज बेसिक से समझा रहा हूं। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो का मतलब आर होता है भैया A2/A1, A2/A1। तो A2 कितना है 10, A1 कितना है 5, 5 से 10 को काटेंगे मेरे बच्चे तो, यानी हम ये कह रहे हैं कि सर जो सेकंड ना जो रेशियो है वो 2 आया। अब हमें अगली भी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी। तो 20/10, तो ये 2 आया सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन रेशियो है वो 2 आएगा मेरे बच्चे। सही है गलत? बिल्कुल सही है। हर एक टर्म का रेशियो सेम। आप काटो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। अब अगर मेरे बच्चों हमें इसमें कोई nth टर्म निकालनी हो, मैं ध्यान रहे एपी की बात नहीं कर रहा, मैं जीपी की बात कर रहा हूं। अगर हमें इसमें कोई nth टर्म निकाल रहे हो तो ये होगा a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी। हाँ है ना? अरे ये तो एपी था, माफ करना भाई, जीपी बता रहे हैं। तो ए आर रेज़ टू पावर n-1। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा एपीजीपी में, बट थोड़ी देर पढ़ लेंगे तो उसका वो बीमारी खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसी सवाल में आपसे पूछा होता कि मुझे 10वां पद ज्ञात करिए, इस सीरीज का 10वां पद ज्ञात करके बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ध्यान दो, ए यानी फर्स्ट टर्म, आर यानी सर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आपने निकाल दिया 2, 10 में से 1 गया 9, तो 5, 2 की पावर 9 हुआ 512। हाँ है ना? 2560। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 10वां पद है वो है मेरा 2560। जो 10वां पद है वो है मेरे प्यारे बच्चों मेरा 2560। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ऐसे ही अब अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ n टर्म्स, कि भाई n पदों का योग ज्ञात करिए, n पदों का योग ज्ञात करिए। सर इसका यूज क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, प्लीज बताइए। बात तो तेरी सही है, हम कोई भी चीज क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्री आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कोई उसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में इस्तेमाल है, या क्लर्क बनने में उसका कोई इस्तेमाल है? नहीं है। ज्योमेट्री का क्या इस्तेमाल होगा यार क्लर्क बनते वक्त? बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि हाँ इसका यूज क्या है? आप एक माहौल को समझने की कोशिश करो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसे बहुत कम संख्या में बच्चों की छटनी करनी है, और उन बच्चों की छटनी करनी है जिनको 10वीं क्लास तक जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत अच्छे से जिन्होंने पकड़ रखी है, यानी जिन्होंने सीख रखी है। कोई कोचिंग की जरूरत नहीं मांगते, वो ये कहते हैं कि बस 10वीं क्लास तक की चीजें आपको आनी चाहिए। तो जो आपने छोटी क्लासों में सीखा है उसका इस्तेमाल वो जानना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि डेली यूज में क्या काम आना है, तो बहुत सारी जगह आपको ये चीजें इस्तेमाल होने वाली है। हाँ, लेकिन वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, एग्जाम में इसकी क्या जरूरत है, उसके ऊपर सवाल उठाना बेवकूफी हो जाएगा यहाँ पे, है ना? आइए भाई, नौकरी तुमको पानी है ना, तो इसका फार्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, आपके 1 से छोटी हो तो भी ये फार्मूला ठीक है, लेकिन उस केस में 1 से छोटी होगी तो माइनस ऊपर से कॉमन लोगे, नीचे से काटोगे, तो उससे बेटर है कि आप इसे ऐसे लिख दो 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। अब किसी भाई के दिमाग में ये होगा कि अगर r की वैल्यू 1 ही हो
अगर आर की वैल्यू 1 होगी तो सीरीज कहां बनेगी? 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, वो तो 5 ही 5 चलता चला जाएगा, तो सीरीज थोड़ी बनेगी आर की वैल्यू। यानी आर की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। तो ये हुआ मेरे बच्चे सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला, कि इसके एन पदों का योग निकालने का। जैसे इसी सवाल में मैं कहूं कि भाई मुझे इसके 10 पदों का योग बताइए क्या होगा। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो आप कहेंगे देखो सर ध्यान से समझो बात को, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2 है जो 1 से बड़ा, तो इसमें लगा। वैसे आप दोनों में किसी में लगा देंगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म में मेरे बच्चे 5, क्योंकि वो माइनस यहां पे भी अगर मान लीजिए यहां आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वैल्यू भी 1 से छोटी, ये भी 1 से, तो 1 से छोटी चीज 1 में से घटाएंगे तो यहां माइनस आएगा, या 1 से छोटी चीज में से 1 घटाएंगे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, दोनों जगह माइनस माइनस कट जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखवा रहा हूं। तो अब मेरे बच्चों दो नंबर ऑफ टर्म कितनी मेरे भाई? 10। तो ए आर रेस्ट टू पावर एन, 2 की पावर 10 माइनस 1 और 2 माइनस 1। दिक्कत है जी? नहीं। अब मेरे भाई बताओ 2 की पावर 10 क्या होता है जी? 1024। 1024 अब ये याद करना पड़ेगा, 1024 में से एक गया मेरे बच्चे 1023, और 2 में से गया 1, 5 थी 15, 5 दूनी 10 और 11, 5 एकम 5, तो 5115, 5115, 5115, हाँ है ना, 5115, 5115, हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी इस सीरीज की पहले 10 पदों का योग 5115, 5115। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे, जैसे ये सीरीज बताइए। जी तो आते ही बुलाइयो, ये क्वेश्चन टाइप कराने मैंने। करिए मेरे भाई, करिए करिए। राहुल भाई बहुत उत्सुक है, अभी 11 बजे वाली क्लास में आ जियो, यूट्यूब पे जो है। आइए मेरे बच्चे, आप जानते हैं फर्स्ट टर्म में 10, कॉमन रेशियो निकालने की जरूरत है, लेकिन वो जल्दी से ही आप समझ गए होंगे कि सर रेशियो आ रहा है 2। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स पूछा है सर, तो वो फार्मूला हो जाएगा ए अपना इंटू रेस आर रेस टू पावर एन, 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, तो 10, 2 की पावर 1024 में गया 1023 बटे 2 में से गया 1, गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 10,230, 10,230 मेरे प्यारे बच्चों, आए ना। अरिथमेटिक मेरे भाई जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस सीरीज 16842 इज 1/16, इनमें से कौन सी श्रेणी गुणो सॉरी कह रहा है इनमें से कौन सी टर्म 1/16 होगी। ये कह रहा है सवाल कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब ये मैंने कहा है, बाकी आप चेक भी करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। मैथ की बुक, मैथ की बुक मेरे बच्चे, आप अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे एपी जीपी चल रहा है तो आप एडवांस मैथ कर लीजिए, और अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी 7300 वाली बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए मेरे बच्चे, फर्स्ट टर्म 16, कॉमन रेशियो सबसे जरूरी पार्ट है, वो होगा मेरे बच्चे A2/A1, 1/2,
है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें ये पता करना है कि कौन सा पद 1/16 है, कौन सा पद 1/16 है। तो फार्मूला होता है, सॉरी सम नहीं, कौन सा पद, तो यहां लिख देता हूं कि कौन सा पद 1/16 है। अब हम इस बात को जानते हैं कि भाई एनवा पद 1/16 है, तो इसका फार्मूला होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। ए का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म है 16। आर का मतलब है सर 1/2 की पावर एन माइनस 1 है सर, 1/16 है। अब सर कहानी ये है कि 1/2 की पावर एन माइनस 1 ही रहने दो। अब मुझे बताओ ये 16 बटे में तो ला सकते हैं, कोई बुराई तो है नहीं इस चीज में, बोलो। आप कहोगे हाँ सर ये 16 यहां से उठा के यहां बटे में आ जाएगा, गुना है। अगर ऐसा होगा तो 16 गुना 16 कितना हुआ मेरे बच्चे, 256। लिख दो या 256, 256 होगा, बिल्कुल सही है सर। और 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 7 लिख दीजिए, या 2 की पावर 8। आप कहेंगे सर देखो 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 512। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 8 लिखा जाएगा, तभी 16 गुना 16 बनेगा। वैसे भी आप जानते हैं ये 2 की पावर 4 है, ये भी 2 की पावर 4, गुना करेंगे 2 की पावर 8 बनेगा। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, यानी n माइनस 1 की वैल्यू है मेरे बच्चे 8। तो n की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 9। क्या आप सहमत हैं? अब बात यह होती है कि क्या हम इसे शॉर्ट में करें, नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां आपको धीरे 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 बेसिक पकड़ाया जा रहा है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक तेज कैसे करा। अगर तेजी पकड़नी है मुझे तो मैं एक काम कराऊंगा आपको यहाँ कि यार ऑप्शन रखते चले जाओ और आंसर निकालते चले जाओ, सिंपल। भाई 9 रखो तो 1/2 की पावर, 1/2 की पावर 9 में से 8 कितना होता है, 256। 16 को 256 से काटेंगे 1/16 आंसर आ गया, ऑप्शन से भी करा देंगे, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है हमको, है ना। आइए करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, कहता है उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद मेरे प्यारे बच्चों 24 और पांचवा पद 81। आराम से समझेंगे डिटेल, फिर शॉर्ट भी समझेंगे। कहता है दूसरा पद है मेरे प्यारे बच्चों 24। अब एक बात बताइए, आपने एक चीज समझी कि सर एनवी टर्म निकालने का सूत्र होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। मेरे बच्चों अगर मैं पांचवी टर्म कहूं तो आप कहेंगे ए आर, 5 में से 1 गया 4, यानी कहने का मतलब ये कि जो नंबर यहां लिखा उससे एक छोटा यहां आपको घटाकर लिखता रहना। अगर 8वां पूछा है तो ए आर रेज टू पावर 7, इसमें कोई दिमाग नहीं दौड़ाना। 100वां नंबर पूछा है या 100वीं टर्म पूछी तो ए आर रेज टू पावर मेरे बच्चों कितना, 99। ए आर रेज टू पावर 99 मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, बेसिक फंडा है। अब आइए यहां, कहता है सेकेंड टर्म जो है वो 24 है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए ए आर एन माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, यानी ए आर की वैल्यू मेरे बच्चे 24। और कह रहा है पांचवा पद 81, तो पांचवा पद होगा मेरे बच्चे ए आर रेज टू पावर 4।
ये 81 है। तो पूछ ही रहा है कि भाई उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करिए, T4 ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे AR की पावर 3। देखिए मेरे भाइयों, अब हमें मेन चीज है कि हम सोल्व कैसे करें इसे। तो सोल्व करने के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि पूरा डिटेल में सोल्व किया जाए। एक तरीका है कि हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, ए बी निकालें, आर बी निकालें और वहां रख दें। दूसरा तरीका यह है मेरे बच्चे कि इस ए आर क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए आर इंटू आर स्क्वेयर। ऐसा लिखना कहीं गलत तो नहीं होगा मेरे साथ? आप कहेंगे हाँ नहीं सर, आप ऐसा लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं, ए आर इंटू आर स्क्वेयर। अब सर ये बताइए ए आर की वैल्यू कितनी है? तो सर वो तो दे रखी है 24। तो जो भी मेरा आंसर होगा, पहली बात तो ये कि वो 24 का मल्टीपल होगा, हाँ है ना, वो 24 का मल्टीपल होगा। तो 24 का अगर मेरा मल्टीपल हुआ कोई, तो मुझे ऑप्शन में से ढूंढ लेना कौन सा मेरा 24 का मल्टीपल होगा। ठीक है जी। लेकिन इस चीज में एक समस्या सामने आएगी कि सर अगर आर की वैल्यू बटे में आ गई तो, हाँ वो जरूर मैटर करेगा कि आर की वैल्यू बटे आ गई तो कैसे टैकल करें। तो इसलिए आर की वैल्यू निकालते हैं। अब मेरे बच्चे जो काम आपने यहां किया वो काम यहां पे भी सेटल कर सकते हो कि ए आर इंटू आर क्यू बराबर 81, ए आर इंटू आर क्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों ए आर की वैल्यू कितनी? 24। आर क्यूब बराबर 81। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। आप कहेंगे जी हाँ ठीक है सर, भरना ही तो हमने कॉलम भर दिया। अब 3 8 24 और 27 दिए 81। आर क्यूब आया 27/8। 27/8, 27 को लिखेंगे 3/2 का पावर 3। आया ना? आर की वैल्यू, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 3/2 की पावर 3। अब मेरे बच्चों हमको क्या करना है, यहां से समझ में आ गया कि सर आर की वैल्यू आ गई 3/2। आर की वैल्यू आ गई 3/2। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक आर की वैल्यू निकालने में? आप कहेंगे ना सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों ये बताओ यहां पूछा क्या है? तो आप कहेंगे आर स्क्वेयर। तो अगर आर की वैल्यू 3/2 है तो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/4। तो 4 6 24, 9 6 54। इसका मतलब फोर्थ टर्म जो होगी मेरे बच्चों कितनी होगी? 4। ये मेरा आंसर है। हाँ है ना? अब मुझे बताइए कि हमें एक ही सवाल में निकालने की जरूरत है? आप कहेंगे नहीं है सर। हाँ सर, अगर निकालना हो तो सर फिर निकालने का तरीका यह है कि आर की वैल्यू यहां रख दीजिए, 3/2 बराबर 24। 3 8 24, 8 दूनी 16, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे से। बट हमें इस तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम वहीं पे निकल जा रहा है ना? और आगे आते हैं। आइए भाई, ये भी तो हो सकता है कि माइनस में उठा। बिल्कुल हो सकता है सर, जीपी है, कुछ भी हो सकता है, बस मेंटेन होना चाहिए। हाँ जी, 7300 वाली जो किताब है उसमें एडवांस अरिथमेटिक दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, कहता श्रेणी -4, -8, -16 का अंतिम पद बताइए, उसमें कुल पदों की संख्या 11 है। मेरे बच्चों सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म पकड़ लेना है, -4 है सर। फिर सर कॉमन रेशियो पकड़ लेना है सर, E2 -A1, -8/-4, 4 दूनी 8। आर की वैल्यू 2 होगी, है ना? आर की वैल्यू 2 होगी, हाँ जी। अब कह रहा है इस श्रेणी का 11वें कुल पदों की संख्या 11 है, तो यदि अंतिम पद बताइए यानी 11वां पद ज्ञात करिए। तो 11वां पद हो जाएगा मेरे बच्चों कितना? ए आर रेज टू पावर
11वां पूछा है, मैं गलती कहां कर रहा हूं। ए आर रेस टू पावर 10। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि सर फार्मूला होता है ए आर रेस टू पावर n-1, तो 11 में 10। अब सर ए की वैल्यू माइनस में, इसलिए आंसर तय है कि आंसर माइनस में आएगा, और आर की वैल्यू पॉजिटिव थी। वैसे भी आर की वैल्यू इवन है तो पॉजिटिव आना, लेकिन समस्या यह है कि सारे के सारे जो मेरे आंसर है वो बस अड़ फंसी हुई है उनमें, सब में माइनस में। आर की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 की पावर 10। अब सर अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे, 2 की पावर 2 हुआ, क्योंकि 4 को आप 2 की पावर 2 लिखोगे, 2 की पावर 10 तो ये हो गया 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 होता है 4096। माइनस का निशान था इसलिए हमने उसको ऐसा किया, हाँ है ना। वरना तो आप सीधा ही 4 इसकी पावर हो जाएगी 1024, गुना कर देंगे, हमारा आंसर। क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या आप इस बात से मेरे प्यारे बच्चों सहमत हैं? आपने कहा जी हाँ सहमत। अब अगले पॉइंट पे कि सर अगर इसमें हमें कोई स्मार्ट अप्रोच लगानी हो। देखिए डाटा इतना बड़ा नहीं है जिसमें आपको स्मार्ट अप्रोच की जरूरत पड़े। डाटा इतना छोटा है, आसान है कि आप सीधे सीधे करें, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहें, ये इच्छा रहती है, तो आप ये बताइए, क्या आपने यूनिट डिजिट चैप्टर पढ़ा है? आपका जवाब होगा हाँ सर पढ़ा है, और हमने उसकी प्रैक्टिस की, हमें बेसिक समझ है यूनिट डिजिट की। अगर मेरे बच्चों आपकी बेसिक समझ है, तो 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या मैं जान सकता हूं आपसे? आप कहेंगे हाँ सर 0, 1, 5, 6 ये ऐसे नंबर थे जिनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। सर आपने बताया था 4 और 9 पे इवन ओड पे यूनिट डिजिट का खेल होता है। हाँ जी सर। फिर बचा क्या सर? 2, 3, 7, 8। इन पे सर हर 4 पावर के बाद गेम घूमता है। तो सर हर 4 पावर पे घूमेगा तो 4 से भाग देंगे, 8 चला गया, बचा 2 पावर, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। और ये 4 है तो 4 गुना 4 करेंगे, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ना इसका यूनिट डिजिट 6, ना ऑप्शन से 6 ढूंढ लेंगे, वो मेरा आंसर हो गया। आप कहें क्या इसकी जरूरत इस सवाल में थी? नहीं थी सर। कारण ये है कि सवाल बहुत आसान है, तो इसमें जरूरत हमें नहीं पड़ी। क्या आप मेरी बात से सहमत है? आपने कहा जी हाँ सहमत है। इसमें जरूरत सर बेसिकली नहीं आई। अगर इसमें आती तो हम कर रहे थे उस काम को। बहुत बढ़िया सर। अब एक चीज और समझाइए, अगर बड़ा सवाल हो तो हाँ सर बड़े सवाल में जरूरत होती है। अगर मान लीजिए यहां 10 की जगह कुछ ऐसी वैल्यू होती जो हमें याद नहीं रह सकती। मान लीजिए मैंने कहा 2 की पावर 117 है, कुछ भी मैंने ऐसा वैल्यू दे दी, तो नेचुरल है, इतनी बड़ी कौन याद रखेगा। हम ज्यादा से ज्यादा 2 की 12, 2 की पावर 10, 2 की पावर 15, इतना ही। मैं मुझे खुद अगर याद करने की मैं कहूं तो मुझे 2 की पावर 12 याद है ना, इतने तक याद है। तो उसके बाद का डाटा आएगा तो फिर वहां आपको काम करना पड़ेगा यूनिट डिजिट पे, है ना। तो वहां बड़े सारे तरीके हैं कि वहां कैसे अप्रोच किया जाए सवालों को। आइए छोटे सवालों में चीजें समझा रहे हैं, बड़े सवाल अच्छा इस पे आप प्लीज ऑप्शन पे मत जाइएगा, क्योंकि ये ऑप्शन वो हो गए लिखे गए और ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इसे सोल्व करने की तरफ जाइए। तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्शन से ना जाइए, वैसे सोल्व करिए, हाँ है ना। जितने भी हमारे बच्चे जो पुराने पहले से कैरियर लैब पर पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज मैं 3 बजे अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, तो आप वो बिल्कुल चिंता ना करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिए। देखिए मेरे बच्चे, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद उसके प्रथम पद के वर्ग के बराबर। किसी श्रेणी का तीसरा पद उसके प्रथम पद के वर्ग के बराबर। हाँ जी, ऐसा कह रहा है। मैंने कहा कि ऑप्शन से मत जाना, क्योंकि ऑप्शन से बेहद आसानी से सवाल निकल जा रहा है, हाँ है ना। तो प्लीज आप ऑप्शन पे मत जाइए, क्योंकि उसने कहा है कि किसी श्रेणी का तीसरा पद उसके पहले पद के वर्ग के बराबर है, तो केवल ऑप्शन ए है, क्योंकि पहला तीसरा पद इसका वर्ग है ना, 9 3 का और 9 5 का और 25 2 का, वो है ही नहीं, तो ऑप्शन सीधा निकल जा रहा है। इसलिए आप ऑप्शन से मत जाइए, प्लीज करके देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत हमें सीखनी ही पड़ेगी। ए आर स्क्र हो गया, बिल्कुल सर। ए आर रेज टू पावर n-1 फंडा होता है, बिल्कुल सर। ये फर्स्ट टर्म क्या हो गई? ए। भाई फर्स्ट टर्म तो ए ही होगी। आप कहें क्यों होगी सर? क्योंकि सर एनवी टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n-1।
तो भैया अगर हम यहाँ फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं तो सर ये आर एक में से एक गया जीरो, तो ए जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है 1, तो आंसर आया ए। वैसे भी अगर आप दिमाग दौड़ाएं तो ये फर्स्ट टर्म ही तो है, और हम किसी सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या मानते हैं ए, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए वहां इतना। अगली बात, ऑप्शन से प्लीज मत जाइएगा, करके देख लेते हैं। तो ये आ गया ए, हाँ है ना। कोई भाई को यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताओ, फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के बराबर मान ली सर बात है, हमें कोई आपत्ति यहां तक नहीं है। तो कहता है उसका पांचवा पद 64 है, कहता है उसका पांचवा पद 64 है, उसका पांचवा पद 64 है, ऐसा कह रहा है। तो पांचवा पद 64 है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ए आर रेस टू पावर 4, बिल्कुल सही है सर। अब सर हमें ए आर रेस टू पावर 4 की वैल्यू निकाल ना, दे रखी 64, इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 64। अब सर सवाल को कैसे सोल्व किया जाए, ये हमारी मेन लड़ाई है। तो मेरे बच्चे कई तरीके हैं सवाल को सोल्व करने के। ए से इसको काट देंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए बचेगी, और अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूं तो आर की पावर 4 की वैल्यू भी क्या बचेगी मेरे बच्चे, ए स्क्वायर, माफ करना। आप कहेंगे हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो आर की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से ए से कैंसिल हो गया तो यहां सिर्फ ए बचा। अब मेरे बच्चों ये ए है और आर की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बराबर 64। तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब, हाँ है ना। तो ए की वैल्यू आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। ए की वैल्यू क्या है 4, तो मेरे भाइयों आंसर आ गया 4, यानी फर्स्ट टर्म 4 है, 4 का 8, 8 दूनी 16, ये एपी बन रही, क्योंकि यही इकलौती ऐसी एपी थी जिसका पहला पद 4 था, हाँ है ना। हम ऑप्शन से भी इस सवाल को तुरंत कर रहे थे क्योंकि तीसरा पद पहले का वर्ग है, लेकिन पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं देगा। यहां तक कि क्लियर है जी। कंप्यूटर की क्लास फ्री कर दो सर नवीन भाई, 3 बजे तक तो इंतजार करिए जी। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे। कहता है ये दो श्रेणियां लिखी हुई हैं मेरे बच्चे, और दोनों की दोनों जो है वो आपकी क्या है, जीपी है। आप करके देखें, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और वहां 256 का आधा 128, 128 का आधा 64। कहता है इन दोनों सीरीज का एनवा पद जो होगा ना वो आपस में बराबर होगा। कहता है इसका जो एनवा पद होगा इस सीरीज का, और इस दूसरे वाली सीरीज का जो एनवा पद होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एन की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए सवाल बेहद आसान है, आप जानते हैं ये यहां से बढ़ता जाएगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अगला 16 आएगा, 16 के बाद आएगा 32, 32 के बाद आएगा 64, है ना, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उसका कहना यह है कि एनएच टर्म बराबर है दोनों की, अगर इसकी 5वीं टर्म है तो उसकी भी 5वीं टर्म बराबर होगी। तो आप जानते हैं 64 के बाद कितना आएगा, आप कहेंगे देखो इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर 64 का आधा 32,
32 का आधा 16, यानी सर ध्यान से देखें तो 16वां जो है इस सीरीज का पांचवा पद है, 1 2 3 4 5, और इस सीरीज का भी पांचवा पद है, 1 2 3 4 5, यानी पांचवा पद दोनों का ही एक ऐसा पद होगा जो आपस में बराबर होगा। पांचवा पद मेरे प्यारे बच्चों दोनों सीरीज का ऐसा होगा जो आपस में बराबर होगा। ये तो है डायरेक्ट उसको कर देना, क्योंकि सवाल आसान है और पेपर में आज के समय में ऐसे ही सवाल धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, हाँ है ना। सर्वज्ञ भाई 11 बजे की क्लास में आप जरूर जुड़िएगा, आपको जवाब हम मिल जाएगा, ठीक है जी। दूसरा, अगर आप कहे नहीं जी हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने का तरीका ये सर, इसकी फर्स्ट भाई nth टर्म दोनों की बराबर है, ऐसा ही तो कह रहा है कि दोनों सीरीज की nth टर्म बराबर होगी, हाँ है ना। एक भाई कह रहा है गुरु सर नए बच्चे भी आपके ही बच्चे, मेरे भाई नए जितने भी बच्चे हैं उनको 599 रुपए में मात्र बेच दिया है, तो आपके लिए तो सब कुछ खोला है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी उसमें, है ना, जिन्होंने 599 में लिया। आइए अब जरा, तो इस सीरीज को अगर हम जोड़ें तो n टर्म होगा a r⁻n-1, लेकिन दोनों जगह a और r अलग होंगे। यहाँ a यानी फर्स्ट टर्म 1 है, r की वैल्यू 2 है, 2n-1। n सेम है, a और r डिफरेंट है। वहां फर्स्ट टर्म क्या है 256, और कॉमन सॉरी रेशियो क्या है, घटाएंगे 128/256 1/2, तो 1/2 कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं है सर। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, 2n-1, 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8। हाँ सर इसमें दिक्कत नहीं, 2 की पावर 8 256 होता है, और ये 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 12 तक आप याद कर लीजिए, 3 की पावर 1 से 3 की पावर 6 तक भी याद रख लीजिए, बहुत काम आनी है। इसको क्या लिख सकते हैं सर? सर अगर आप चाहें ना तो एक काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये पावर शॉर्ट सिंथेसिस का खेल हो जाएगा, वक्त आने पे समझ में आएगा कि अगर मान लो ऐसे है a/b है ना, अगर मैं इसे पूरे को पलट, इसकी पावर n है, अगर इस पूरे को पलट दूं ना तो b/a हो जाएगा, मतलब अगर पलटूंगा तो यहां बेसिकली जो भी पावर थी यहां उसके आगे माइनस का निशान लग जाएगा, बस इतना खेल होगा, जो भी पावर थी उसके आगे माइनस का निशान लग जाएगा, हाँ है ना। हो सकता है ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जब पावर शॉर्ट सिंथेसिस समझेंगे तो वहां समझ लेना। तो मैं इसको पलट के लिख रहा हूं, और पलट के लिखोगे तो ये 2/1 आ जाएगा, माइनस लगा दोगे पूरी पावर, और ये n-1, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा बटे 1 का तो मतलब ही नहीं है, -n और माइनस माइनस +1, तो -n+1, ठीक है जी, n-1। अब सर दोनों जगह बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 8 -n-1 होगा, तो -n 8 और 1 9, कि मेरे भाई यहां जो बेस है और यहां जो बेस है, दोनों बेस आपस में बराबर है, दोनों बेस मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर है। अगर दोनों बेस बराबर हैं तो दोनों पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो n-1 जो है वो बराबर होगी -n-9, तो इसको इधर लाएंगे 2n, 9 और 1 10, n की वैल्यू 5, हाँ है ना। अब जरा बताइए यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो? हाँ है ना, पक्का, हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, तो आपको डिटेल भी समझा रहा हूं, शॉर्ट भी समझा रहा हूं, आसान तरीके से भी बात पकड़ने सिखा रहा हूं। अच्छा बोतल आ रही है क्या, सॉरी, हटा दी भाई। नहीं 11 बजे मेरा यूट्यूब सेशन रहता है हमेशा, और मैं 11 से क्लास लेता हूँ यूट्यूब पे, और आप सब बच्चे वहां जुड़ सकते हैं कि क्या, कि वहां आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो
करा रहा हूं वो आपने पहले भी करे हुए हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन उन सवालों को आप नए तरीके से जल्दी से प्रैक्टिस करना हो सीख लेंगे। हाँ है ना। अविनाश कह रहा है सर यूट्यूब पर मत पढ़ाओ। बात तो तेरी सही है, पर वो तेरे हिसाब से। चल, एक दिन तुझे समझाऊंगा मैं ये बात। और उस दिन तू मान जाएगा मेरी बात को। आइए मेरे बच्चे, कहता है यदि गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे और आठवें पद का गुणनफल इतना है तो चौथे पद 3 है। अच्छा, चौथा पद 3 है तो श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, सातवां पद निकालना है और वो होता है ए आर रेस टू पावर 6। हाँ है ना, ए आर रेस टू पावर 6। यदि गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे और आठवें पद का गुणनफल 243 है, तीसरे और आठवें पद का गुणनफल 243 है, तथा चौथे पद का मान 3 है, तो श्रेणी का सातवां पद बताइए क्या होगा। तो थर्ड है ए आर स्क्र इंटू ए आर रेस टू पावर 7 243 करेंगे तो ए स्क्र आर रेस टू पावर 9। बिल्कुल प्यार से एक एक चीज समझा रहा हूं, हाँ है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते डिटेल तो थोड़ा सा समझ जाइए यहीं से। यहां मुझे चाहिए T4। T4 का माफ करना, T4 का मतलब है क्या कि मैं ए आर क्यूब लिख दो। सर ए आर क्यूब की वैल्यू थी, क्या आप सहमत है इतनी बात से? हाँ सर सहमत है। अब सर एक बात बताइए, यहां ए आर क्यूब इंटू आर क्यूब लिखने में कोई आपको आपत्ति तो नहीं है? नहीं है सर। तो ए आर क्यूब की वैल्यू है सर कितनी? 3। पहली चीज तो ये। हाँ जी, अब मुझे चाहिए आर क्यूब। अब लड़ाई है आर क्यूब की। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि कुल मिला के यहाँ 7, आर की पावर कितनी है? तो आप कहेंगे 7 और 2 9 है सर। आर की पावर है 9 और यहां है ए, हाँ है ना। तो मैं इसको ए आर क्यूब लिख लेता हूं, कोई बुराई है? नहीं सर। इसको भी ए आर क्यूब लिख लेता हूं, कोई बुराई है? नहीं। और बचा मेरा आर की पावर 3। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ समझ के बताइए, क्या ये स्टेप और ये स्टेप सेम है या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? ए कितनी बार था, आर कितनी बार था, वो एक बार क्रॉस चेक करके कमेंट में जल्दी से बताइए। थैंक यू भाई वीरेंद्र। आइए मेरे बच्चे, अब ध्यान से सीखिए। ए आर क्यूब की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 3। आपने कहा जी हाँ 3 है। ए आर क्यूब की वैल्यू कितनी है? 3। बिल्कुल 3 है। और आर क्यूब की वैल्यू क्या है? 243। सर बात तो ठीक कह रहे हो, यहां तक आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की है सर। क्यों गड़बड़ नहीं हुई? क्योंकि सर आर की पावर 2 और 7 कितना हुआ सर? 9। बिल्कुल सही है सर। देखिए आर 9 बार आ रखा है, मतलब आर की पावर 9 है, तो 3 तो यहां हो गई, 3 6 और 3 यहां हो गई 9, तो सर सही है। ए एक बार यहां इस्तेमाल हो गया, एक बार यहां हो गया, तो 2 ही बार आया था, 2 ही बार हमने इस्तेमाल किया, तो हमारे साथ कोई लफड़ा ही नहीं है सर सवाल में। तो 3 तिया 9, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 साते 63, तो आर क्यूब की वैल्यू हो गई 27। आर क्यूब की वैल्यू हो गई 27, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे यहां वैल्यू रख देते हैं, आर क्यूब की वैल्यू 27, 27 दिए 81। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो गया। आर क्यूब की वैल्यू हो गई 81, मतलब T7 हो गया 81। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर है। हाँ या ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो हम यहां से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। आप एक चीज कहेंगे सर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे,
मेरे बच्चे, हाँ है एक ऑप्शन जिसके थ्रू आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। हाँ है एक ऑप्शन जिसके थ्रू आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन उस तक पहुंचाने के लिए मैं थोड़ा सा वक्त मांगूंगा आपसे कि पहले कुछ मजबूत नींव डाल दी जाए। हाँ है ना? तो जहां सोलिड जमीन है ना, वहीं पे खड़े रहेंगे तो हिलेंगे नहीं, और जहां दलदल होगी ना और वहां खड़े रहेंगे तो तुरंत हिलेंगे। तो अभी जमीन को सोलिड करने दो आपकी, उसके बाद आगे बढ़ो। बढ़ जाए कुछ आगे, करिए जरा ऐसा। आइए मेरे बच्चे, एक एक चीज को शांति से समझते जाइए, प्यार से समझते जाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला, दूसरा और आठवां पद ये, कहता है जी पहला पद एक्स की पावर -4 है, दूसरा पद एक्स की पावर k है, और मेरे बच्चे आठवां पद एक्स की पावर 52। तो कह रहा k का मान निकाल के बताइए क्या होगा मेरे बच्चे। कह रहा k का मान निकाल के बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल में पूछ रहा है। तो आप जानते हैं फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ ए, सेकेंड टर्म का मतलब हुआ ए आर, है ना, और एट्थ टर्म का मतलब हुआ ए आर रेज टू पावर 7। आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, हाँ सर आ गई। ए आर इक्वल टू है एक्स की पावर के। ए की वैल्यू क्या है सर? एक्स की पावर -4, एक्स की पावर -4। आप अगर इस बात को समझते हैं तो जल्दी पकड़ेंगे कि 1/x की पावर 4 आ गई। भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू 1/x की पावर 4। हाँ सर, ऐसा लिखने में हमें कोई दिक्कत बेसिकली यहाँ पे नहीं है, हमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 1/x की पावर 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा r इक्वल टू एक्स की पावर k इंटू एक्स की पावर 4, तो k+4। थोड़ा पावर शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल हो गया जिससे मैं बचाना भी चाह रहा हूं, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ है ना? एक बार जल्दी से इतनी बात को पकड़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते कि भाई आर की वैल्यू हो गई एक्स की पावर k+4। आर की वैल्यू हो गई मेरे बच्चे एक्स की पावर k+4। अब एक बात बताइए, क्या आपके पास ए की वैल्यू है? हाँ जी है, एक्स की पावर के, ना सॉरी एक्स की पावर -1। क्या आपके पास आर की वैल्यू है? हाँ जी सर, आर की वैल्यू भी हमारे पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई आप एक बात आइए, आर की वैल्यू आपके पास है, के की वैल्यू आपके पास है, तो फिर कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है सर। कैसे? एक बात बताओ सर, मैं यही रखता हूं और पेन बदल के रखता हूं ताकि आप समझ पाए, इसका शॉर्टकट भी समझा रहा हूं। ए की वैल्यू क्या है सर? 1/x की पावर 4 या एक्स की पावर -4। आर की पावर 7 है, तो जो है इसकी पावर 7 कर दो। आपने कहा हाँ सर 7 करेंगे तो भाई 7 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 7 के और एक्स की पावर 28, माफ करना, एक्स की पावर 28। रुक जा, एक्स की पावर 28। कोई दिक्कत है जी? नहीं है।
अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां जब जोड़ोगे तो 28 में से 4 गया, कितना बचा? आप कहेंगे सर 28 में से 4 गया, बचा 24। तो कुल मिला के ये बन गया x की पावर 7 के जमा 24, 7 के जमा 24। और यहां क्या है मेरे बच्चे? x की पावर 52। बेस से में पावर कंपेयर कर देंगे। आपने कहा जी हाँ कंपेयर कर लो सर, कैसे? 7 के जमा 24 बराबर आ जाएगा 52, 7 के जमा 24 बराबर आएगा 52। तो सर 7k की वैल्यू क्या हो गई सर? 52 उधर जाएगा, मतलब 24 उधर जाएगा, माइनस का 28, तो k की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4। k की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 4। पहले इतनी बात को समझो, डिटेल का अर्थ क्या है? डिटेल का मतलब है अपनी नींव को सॉलिड करना, है ना? फिर आपको शॉर्ट में भी समझाता हूं, लेकिन पहले इतनी बात पकड़िए। अब देखिए, पेपर में आपको ऐसा सब कुछ नहीं करना, ये आपको वो बताया जिसके थ्रू आप बेसिक पकड़ लेते। देखिए कुछ बच्चे अभी कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, मैं समझ सकता हूं आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अब जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, और एक बेटर प्रयास ये करना है कि घर जाके इन चीजों को तरोड़ मरोड़ के समझा जाए, 2-3 बार पढ़ा जाए, हाँ है ना? देखिए ये है मेरे बच्चे x की पावर -4, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये सेकंड टर्म है x की पावर k, और k की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये ऑप्शन जो है k की वैल्यू ही देने लग रहे हैं। तो मेरे बच्चों अगर मान लीजिए k की वैल्यू में 4 मान लू, तो सेकंड टर्म होगी x की पावर 4। क्या आप ये बता सकते हैं, अगर मैंने मान लिया कि पहला ऑप्शन ठीक है, तो इनके बीच का कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर a2 अपॉन a1, तो x की पावर 4 अपॉन x की पावर -4, जब ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब देखो डिटेल लिख के समझाता हूं, कॉमन रेशियो निकालने का ये फंडा होता है। अब ये माइनस पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस, 4 जमा 4 यानी 8। अब हो सकता है ये बात बहुत बच्चों को ना समझ आ रही हो, इसमें मुझे दिक्कत हो रही है समझाने में, क्योंकि अभी पावर सेट्स इंडेसेस इसके बाद वाली यूनिट है जहां मैं ये सारी चीजें समझाने वाला हूं, हाँ है ना? अभी आप हाँ भर लीजिए इतने में, नहीं तो मुझे भी दिक्कत होगी ये बात बताने में। अगला है कि 8वां पद x की पावर 52, 8वां पद क्या हुआ भाई? 8वां पद पूछा है ना, तो वो होगा a r⁻⁷। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या है? तो आपको होगा x की पावर -4, r क्या है? x की पावर 8, 7 से गुना करेंगे x की पावर 56, तो 56 में से 4 गया तो देखो क्या 52 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये मेरा आंसर है, हाँ है ना? जब 1-2 बार आप इस चीज को कर लेंगे ना, उसके बाद आपकी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगी, और आपको इस तरह से डरने की जरूरत सवाल में नहीं पड़ेगी। शुरुआत में पड़ रही, क्योंकि पहली बार आप जब चीज समझते हो, बेसिक तैयार कर रहे होते हैं, तो वहां दिक्कत होती है। जब वो बेसिक एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको जरूरत ही नहीं है, हाँ है ना? एक भाई कह रहा है पावर 7 कैसे आई? तो मेरे भाई ये फार्मूला होता है ना ar⁻n-1 का, तो हमें 8वां पद दिया उसने, 8th टर्म दे रखी है, तो हो जाएगा ar, 8 में से 1 गया 7, हाँ है ना मेरे बच्चों? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? हाँ जी, अगर आप इतनी बात से फ्री हैं और सहमत हैं, तो मेरे बच्चे अगली कहानी की तरफ चलते हैं। या आप यूं करना, इतना काम करके लाना, अब थोड़े ही सवाल बच गए एपी जीपी और एचपी के, तो वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगा आपका, और उसके बाद फिर हमारा पावर सेट्स इंडेसिस परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूं, आप इतनी चीजों को पढ़ के आइए। आप ये मत सोचिए कि वो लेंदी पढ़ रही हैं, शुरुआत में हर किसी को पहली बार जब चीजें समझते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप उन्हीं चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे और ध्यान से समझ लेंगे तो फिर ऐसी आपत्ति नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, क्या? इन चीजों को बार बार घर पे एक बार डिटेल समझना है, जो मैंने समझा उस तरीके से नहीं, जो आपका मन कर रहा है वो अप्लाई करके देखो, अप्लाई करके देखो, सोल्व करके, हाँ है ना? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 11 बजे मिलते हैं आपके साथ, और आपके मन में भी जो कोई डाउट होगा वो आज मैं दूर करूंगा, और 11 बजे पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में ही, प्राइम नंबर, इंटीजर, इनके बारे में आज चर्चा होने वाली है, और अच्छे सवाल मैं कराने जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस क्लास में आएंगे और अपना जो स्किल है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या है, आपने जो चीजें सीखी हुई हैं अगर वो रिपीट हो रही है तो इसका मतलब वो पक्की होती जा रही है। जब कहते हैं ना एक चीज को 2 बार 3 बार कर लेते हैं और उसी मेथड से सीख लेते हैं, या 2 बार उस चीज को सुन लेते हैं, तो पक्की हो जाती है, परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाती है। तो आइए वहां मिलते हैं,
और आपके आंसर सारे मैं देता हूं और वहां हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। और फिर मिलते हैं आपको कल इसी पोर्शन के अगले हिस्से पे। कल ये खत्म हो जाएगा और परसों फिर हम पावर शॉर्ट संडेसिस पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।